कमिश्नर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स श्री सरमद हफीज जी, यूथ अफेयर्स के सभी हमारे जम्मू कश्मीर प्रशासन के अधिकारी, बच्चों, 28वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेने दिल्ली जा रहे जम्मू कश्मीर के सभी बच्चों का और उनके साथ जा रहे अधिकारियों का मैं राजभवन में हृदय से स्वागत करता हूं। अभी मेरे पूर्व एक विवरण प्रस्तुत किया गया। मुझे लगता है राष्ट्रीय युवा महोत्सव नौजवानों को लोक नृत्य, पोएट्री, राइटिंग, पेंटिंग और म्यूजिक जैसी विविध विधाओं में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का एक अवसर प्रदान करेगा और मैं मानता हूं कि यह इंडिविजुअल लीडरशिप को आइडेंटिफाई करने और उसे नर्चर करने का एक सशक्त प्लेटफॉर्म भी बनेगा। दिल्ली जाने से पहले जैसा बताया गया, यूटी स्तर पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए प्रतिभाओं को तलाशने और तराशने के लिए जो आयोजन किए जाते हैं, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और मैं समझता हूँ कि भिन्न डिस्ट्रिक्ट से और विभिन्न पृष्ठभूमि से आए हुए युवा एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे को प्रेरित भी करते हैं। पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूं कि एक बड़ी संख्या में से चुन करके आप चिन्हित किए गए हैं, इसकी मैं बधाई आपको देता हूं। दूसरी बात, मुझे लगता है कि विभिन्न संस्कृतियों और प्रतिभाओं की बेहतर समझ भी आप में विकसित होती है, जिससे जम्मू कश्मीर की विविधता को समेटे हुए युवा भारतवर्ष की एकता और अखंडता को मजबूत करने में योगदान दे सकेंगे। मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्र पर जम्मू कश्मीर का स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण है और प्राचीन काल से बहुत महत्वपूर्ण है। यह आयोजन हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, इसको लोकप्रिय बनाने तथा सांस्कृतिक चेतना को समृद्ध करने का एक अवसर भी प्रदान करेगा। मैं कला की विभिन्न विधाओं से जुड़े युवाओं का आह्वान करता हूं कि अपने परफॉर्मेंस से जम्मू कश्मीर का नाम आप पूरे देश में रोशन करें, ऐसी मेरी शुभकामना है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव केवल कार्यक्रमों और कंपटीशन से संबंधित एक आयोजन नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं को, यूथ को देशभक्ति की भावना के साथ भविष्य की चुनौतियों और जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार करने की एक बड़ी भूमिका भी है। और मैं चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के युवा न केवल अपनी अपनी प्रतिस्पर्धा में उत्कृष्टता हासिल करें, शीर्ष स्थान प्राप्त करें, बल्कि ये जो अनमोल अवसर मिला है, इसमें अन्य राज्यों के जो युवा आपसे मिलेंगे भारत मंडपम में 3 दिन के लिए, मुझे लगता है कि उनके साथ अच्छे ढंग से इंटरेक्ट करें, अपने विचार उनसे साझा करें, उनके विचार क्या हैं इसको समझने की कोशिश करें और ये तय करें कि राष्ट्र निर्माण में आप कैसे योगदान कर सकते हैं। इस बात को बराबर याद रखिएगा कि हर पीढ़ी, हर देश अपने युवाओं को बड़ी आशा और उम्मीद से देखता है। आपके ऊपर आपके खुद के भाग्य लिखने की जिम्मेदारी तो है ही है, लेकिन जम्मू कश्मीर और भारतवर्ष के भाग्य के लिखने की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। विकसित भारत एंड यंग लीडर्स डायलॉग, इस कंपटीशन में भी जम्मू कश्मीर के आप सब युवा भाग ले रहे हैं। मैं आपके श्रेष्ठतम प्रदर्शन की शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 10 वर्षों में देश ने जो विकास की गति देखी है,
उसमें मैं मानता हूं कि देश की युवा ऊर्जा का, यूथ पावर का बड़ा योगदान है। जब जम्मू कश्मीर में विकसित भारत कैंपेन लॉन्च किया गया था, तब भी इसकी बागडोर जम्मू कश्मीर के यूथ को ही सौंपी गई थी। मुझे आपके सामर्थ्य, आपके परिश्रम, आपके स्किल्स, आपकी कल्पना की शक्ति पर मुझे पूरा भरोसा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके क्रिएटिव पावर से जम्मू कश्मीर तथा विकसित भारत के निर्माण की प्रक्रिया को निश्चित रूप से नई गति मिलेगी। 4-5 वर्षों में मुझे लगता है कि यूथ पावर, युवा शक्ति कैसे रूपांतरित हो, कैसे ट्रांसफॉर्म हो, उसकी एक कोशिश यहाँ भी हुई है। यहाँ के नौजवानों को विकास के लक्ष्यों तथा निर्माण की प्रक्रिया से कैसे जोड़ा जाए, इसका भी प्रयत्न हुआ है। और मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी हद तक युवा शक्ति को विकास की धारा से जोड़ने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को पिछले कुछ वर्षों में सफलता मिली है। अगर मैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, तो वहाँ उनके इंडिविजुअल डेवलपमेंट के आवश्यक परिवर्तन हुए हैं। समावेशी विकास के लिए जम्मू कश्मीर के युवा कैसे ड्राइविंग फोर्स बन सकते हैं, इसकी कोशिश हुई है। आप सब जानते हैं कि अभी मेरे पूर्व भी बताया गया कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर यह आयोजन हो रहा है। स्वामी जी ने एक बात कही थी, उसको मैं उद्धृत करूंगा, कोट करूंगा। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वारण्य बोधः, अर्थात जागो, उठो और जब तक उद्देश्य पूरा न हो तब तक रुको मत। मेरी ख्वाहिश है कि स्वामी विवेकानंद जी के ये शब्द आपको अपनी डेस्टिनी हासिल करने और एक मजबूत और विकसित भारत के निर्माण के लिए सदैव प्रेरित करें। 2 छोटी छोटी बातें कह के अपनी बात खत्म करूंगा, खासतौर से आपसे, यूथ से, नौजवानों से। एक, जीवन में कभी संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। नेवर फील सेटिस्फाइड। जहाँ पहुँच गए उससे आगे भी जाना है। और दूसरा, अब डिक्शनरी में असंभव, इम्पॉसिबल शब्द नहीं है, ये मान लीजिए। नील आर्मस्ट्रांग का नाम आप सबने सुना है। जब उनके प्रयास से चंद्रमा पर पहुँचे लोग, तो नील आर्मस्ट्रांग से पूछा गया कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है, तो उसने कहा कि डिक्शनरी से इम्पॉसिबल शब्द को निकाल देना चाहिए। एक छोटी कहानी कह के बात खत्म करता हूँ। एक साम्राज्य था, एक राजा थे, उनका राज्य बड़ा छोटा था। उनको सूचना मिली कि उनके देश पर आक्रमण होने वाला है। तो उनके सेनापति गए और राजा को उन्होंने कहा कि साहब, जो देश आक्रमण करने वाला है, उस देश की सेना हमारी सेना से तिगुनी बड़ी है और इसलिए हमें युद्ध में नहीं जाना चाहिए, हमें सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि हम लड़ नहीं पाएंगे। राजा बड़े परेशान हुए। तो उनको एक शिक्षक ने पढ़ाया था स्कूल के दिनों में, एक टीचर ने, उसके पास गए सलाह लेने के लिए। शिक्षक को बताया उन्होंने कि ये समस्या आ गई है। तो शिक्षक ने कहा कि क्या चाहते हो? तो राजा ने कहा कि हमारा मार्गदर्शन करिए कि हम करें क्या। तो शिक्षक ने उनको 2 सलाह दी। पहली सलाह दी कि सेनापति को गिरफ्तार करके जेल भेज दो, और दूसरी सलाह दी कि मुझे सेनापति नियुक्त कर दो। राजा बड़े अचंभित थे कि ये शिक्षक जिसने जीवन भर कलम पकड़ी है, तलवार कैसे चलाएगा। लेकिन चूंकि पढ़ाया था, भरोसा था उस शिक्षक पर, तो बिना तर्क वितर्क के उन्होंने शिक्षक की सलाह मान ली और सेनापति को जेल भेज दिया और शिक्षक को सेनापति घोषित कर दिया। शिक्षक जो सेनापति हो गए थे, वो सेना के सभी जवानों को बुलाए। छोटी सेना थी और जोश भरा और कहा कि युद्ध के लिए आप सब तैयार रहिए। फिर लोग मार्च किए। युद्ध भूमि पहुंचने के पहले एक जंगल था रास्ते में, उसमें एक मंदिर था। तो शिक्षक ने कहा कि भाई
युद्ध भूमि पर पहुंचने के पहले जरा ईश्वर की प्रार्थना कर लेते हैं, उनका भी आशीर्वाद लेते हैं। तो सैनिकों ने कहा कि साहब हम लोग तो तलवार चलाने वाले लोग हैं, ये ईश्वर की भाषा तो हम जानते नहीं। तो शिक्षक से सेनापति बने शिक्षक ने कहा कि चिंता मत करो, वो भाषा मैं जानता हूँ। तो गए, पूजा करके आए बाहर, और एक सिक्का था, सिक्के को उछाला, कहा कि अगर हेड गिरेगा तो विजय हमारी है। सिक्का उछालने के बाद वो हेड ही गिरा। तो सैनिकों को उसने कहा कि देखो विजय हमारी है, तुम लोग हारना चाहोगे तो भी नहीं हार पाओगे। तो वो छोटी सेना गई और विजय प्राप्त करके वापस लौट आई। राजा साहब ने सेनापति, जो शिक्षक से सेनापति बना था, उसको सम्मानित किया। और सैनिकों में से एक सैनिक ने पूछा शिक्षक से कि आपने कैसे विजय प्राप्त की और क्या करिश्मा किया। कहा कि मैंने भगवान से प्रार्थना की और जो सिक्का मैंने उछाला था उसमें दोनों तरफ हेड ही था, टेल था ही नहीं, और हेड गिरना ही था, इसलिए मैं जानता था कि हेड ही आएगा। तो जोश भरने के कारण एक छोटी सेना किस तरह से विजय प्राप्त कर सकती है बड़ी सेना पर। तो मुझे लगता है कि आज बदलता हुआ भारत निश्चित रूप से जो सपना देश के 140 करोड़ लोगों का है कि जब हम आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएं तो एक विकसित भारत हो। और विकसित भारत कैसा होगा, मैं लंबा समय लूँ ठीक नहीं लगेगा। एक समय था जब 11वीं शताब्दी में दुनिया के जीडीपी में हमारा योगदान करीब 33% था। 15th सेंचुरी आते आते योगदान घट के 25% हो गया। देश में जो आक्रमण का कालखंड आया, विदेशी आक्रांता आए, अंग्रेज आए, लूट करके हमारा धन, यश, सोना सब कुछ ले गए। और जब देश को आज़ादी मिली तो 1950 में जो आकलन हुआ, हमारा कंट्रीब्यूशन दुनिया की जीडीपी में 4% रह गया। अब देश ने करवट फिर बदली। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आकलन के अनुसार अब भारत का कंट्रीब्यूशन 15% है। अब यहाँ से हमें संतुष्ट होने की ज़रूरत नहीं है, हमें 2047 तक 33% पहुँचना है। और इसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। हम में से तो लोग रहेंगे नहीं देखने के लिए, लेकिन आप लोग वैसा भारत देख सकोगे। मैं आपको अपनी हृदय से शुभकामना देते हुए अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।